मेरा नाम अनीता है। घर में मैं और मेरी 10 साल की बेटी रहते हैं। हमारे बराबर वाले फ्लैट में एक नए किराएदार आए थे। एक दिन उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था। हम तैयार होकर निकले और डोरबेल बजाई। सुधा ने दरवाज़ा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आओ अनीता। हेलो बेटा, अंदर आओ। मैं अपनी बेटी रिनी के साथ अंदर आई। सुधा ने अपने परिवार से मेरा परिचय करवाया। सुधा का पति सुमित मुझे देखता ही रह गया। जीन्स टॉप, कंधों तक लहराते बाल, सलीके से किया गया मेकअप, बहुत आकर्षक लग रही थी मैं। रिनी तनु और राहुल को हेलो दीदी, हेलो भैया कहती उनसे बातें करने लगी। तनु और राहुल उसकी बातों का आनंद उठाने लगे। सुमित मेरे रूप सौंदर्य में घिर बैठा रहा। उसका मेरे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैं और सुधा बातों में व्यस्त थी। सुमित कनखियों से मुझको निहार रहा था, फिर हमारी बातों की तरफ कान लगा दिए। मैं दवाओं की एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी। यहाँ नोएडा में इस फ्लैट में मैं अपनी बेटी के साथ रहती थी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मुझे यह फ्लैट दिलवाया है। इस सोसाइटी में मेरा अच्छा फ्रेंड सर्किल हो गया था। खाने की तारीफ करते हुए मैंने और रिनी ने सबके साथ डिनर किया और फिर थैंक्स बोलकर घर चल दिए। कुछ दिन और बीत गए। मेरा घर सेट हो गया था। इस बिल्डिंग में 2 बेडरूम फ्लैट थे तो 2 1 बेडरूम फ्लैट थे। सुमित का 2 बेडरूम फ्लैट था और मेरा 1 बेडरूम। सुधा बड़ी उत्सुकता से मेरी दिनचर्या नोट कर रही थी। मैंने सुधा की मेड को ही रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर मैं रिनी को अपने कार से स्कूल छोड़ती, फिर लंच टाइम में स्कूल से लेकर सोसाइटी में ही स्थित डे केयर सेंटर में छोड़ देती। वहां से शाम को लेकर लौटती। रिनी बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है। मैंने उसे बहुत मैनर्स सिखा रखे थे। मैं दिन में व्यस्त रहती थी। शाम को खाली होती तो सुधा से मिलती। कभी उसे अपने यहाँ कॉफी के लिए बुला लेती तो कभी खुद सुधा के पास आ जाती। सुधा को भी मेरा साथ काफी अच्छा लगता था। शनिवार को मेरी और रिनी की छुट्टी रहती थी। कभी रिनी की फ्रेंड्स आ जाती तो कभी मैं अपनी फ्रेंड्स बुला लेती। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद सुधा भी काफी घुल मिल गई थी। उधर सुमित मुझसे बात करने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन सुमित के ऑफिस से आने के बाद मैं कभी सुधा के घर नहीं जाती थी। सुमित यहाँ वहाँ देखता रहता, मुझसे उसका आमना सामना ही नहीं होता था। संडे को रिनी को तेज बुखार आ गया। मैं भागी भागी सुधा के घर गई। सुधा ने दरवाजा खोला तो मैं कहने लगी, रिनी को बहुत तेज बुखार है, कोई डॉक्टर है जो घर आ जाए? सुधा ने कहा, हाँ, अंदर आओ, मैं नंबर देती हूँ। सुमित ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा था। फौरन उठ खड़ा हो गया। मुझको देखकर उसका चेहरा खिल उठा। नाइट सूट में मैं बहुत ही आकर्षक लग रही थी। फिर कुछ देर वह मेरी खूबसूरती निहारता रहा। प्रत्यक्षता चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर दे दे, मैं कर लूंगी। सुधा ने नंबर लिखकर दे दिया। सुधा रिनी को देखने के लिए मेरे साथ चल दी। तभी सुमित भी पीछे आ गया। सुधा के साथ सुमित पहली बार फ्लैट आया था। मेरे घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित था। सुधा ने रिनी का माथा छुआ, बोली, हाँ, तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को फोन कर रही थी, लेकिन उधर से फोन उठाया नहीं गया तो कहने लगी, संडे है, शायद सो रहे हों। ऐसा करती हूँ, अस्पताल ही ले जाती हूँ। सुमित ने फौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप रिनी को उठा लें, मैं कपड़े चेंज कर गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। सुधा ने कहा, मैं भी चलती हूँ। सुमित ने कहा, नहीं, तुम क्या करोगी? बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, मेड भी आने वाली होगी, मैं दिखा लाता हूँ। ठीक है कहकर सुधा अपने घर चली गई। सुमित कार की चाबी उठाकर नीचे उतर आया। मैं भी रिनी को उठाकर कार तक पहुंची। सुमित ने एक नज़र मुझ पर डाली। टी शर्ट और जीन्स में मेरे फिगर को देखकर एक आह भरी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं रिनी के साथ पीछे बैठना चाहूँगी।
हाँ हाँ ठीक है। हम लोग चल दिए, पर शीशे में सुमित मुझे कई बार देखता रहा। मैं पूरी तरह से रिनी में खोई थी। उसे बहुत तेज बुखार था, वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने कुछ लोगों को फोन किया। आधे घंटे में मेरी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए। सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन मेरे शुभचिंतक हैं। यह बात सुमित ने साफ साफ महसूस की। मैंने सुमित का परिचय पड़ोसी कहकर करवा दिया। सबके आने से सुमित असहज हो गया और फिर बोला, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। और सुमित ने घर जाकर सुधा को सारी बात बता दी। सुमित अच्छी तरह तैयार होकर मेरे लिए खाना भी लेकर अस्पताल पहुंचा, तो मुझे अकेली देखकर खुश हुआ। मैं रिनी के पास अकेली बैठी थी। सब दोस्त जा चुके थे। मैंने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। सुमित मेरे साथ कुछ समय रहकर खुश था। वह थोड़ी देर रिनी की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वह अपनी तरफ से मुझको प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी मेरी एक सहेली भी खाना ले आई, तो मैं हंस पड़ी। बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद सुमित घर लौट गया। शाम को सुधा मेरे लिए डिनर लेकर गई। मैंने प्यार से सुधा का हाथ पकड़ लिया। आप मेरे लिए कितना कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ अनीता, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तुम बेकार की औपचारिकता में न पड़कर बस रिनी की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई थी। रात को रुकने के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे। ऐसा करो, मैं यहीं बैठी हूँ, जो चाहिए जाकर ले आओ। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं अपना कुछ सामान ले आती हूँ। सुमित फौरन खड़ा हो गया। आइए, मैं ले चलता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो सुमित का मन खिल उठा कि कार में बस वह और मैं। सुमित चोर नजरों से लगातार मुझे देखे जा रहा था। अपने मन के चोर को उसने किसी भी हाव भाव से बाहर नहीं आने दिया। बाहर से वह एकदम शिष्ट सभ्य पुरुष बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुटिलता लिए एक अकेली औरत को प्रभावित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रास्ते भर हम दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन सुमित खुश था। मेरे कई दोस्त आ गए तो सुधा और सुमित घर लौट गए। अगले दिन सोमवार को सुमित ने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। मैं उसे सुबह सुबह देख कुछ हैरान हुई। रिनी ठीक थी। जब मैंने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी तो सुमित ने कहा, ठीक है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आ जाएगी कार लेकर। अरे एक ही जगह जाना है, उन्हें क्यों परेशान करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फोन करके मना कर दूंगी। सुमित के बार बार की इन हरकतों से मैं उसके इरादे पूरी तरह भांप चुकी थी, इसलिए मैं पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ घर चली आई। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स रिनी को देखने आई थी। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन और बीत गए। अब हम और रिनी सुधा से और खुल चुके थे। कभी कभी सुमित टूर पर होता तो तीनों मूवी देखने जाते। बाहर खाते पीते। तनु और राहुल तो मानो मेरे फैन हो गए थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था। बस मेरे पीछे पीछे लगे रहने पे सुमित को कोई कड़ी प्रतिक्रिया न दे पाने से उसके हौसले बढ़ने लगे थे। और शायद वह सोच रहा था कि अगर वह कोई हरकत करता है तो मैं पक्का आपत्ति नहीं करूंगी। किसी पुरुष के साथ कि उसे भी जो जरूरत होती होगी। सुधा के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता न करते हुए वह मुझसे नजदीकी के सपनों में डूबा रहता। एक दिन अचानक सुधा के मायके से फोन आया। नागपुर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। सुमित ने फौरन नागपुर के लिए उसकी फ्लाइट बुक की। मेड को खाना बनाने के कई निर्देश देकर सुधा दिल्ली के लिए फौरन तैयारी करने लगी। सुधा को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए सुमित कई तरह की योजनाएं बनाने लगा। तनु और राहुल कॉलेज चले जाते। सुमित मुझसे बात करने के मौके ढूंढता रहता, लेकिन सुधा के जाने के बाद
मैं बच्चों से तभी मिलती जब सुमित ऑफिस में होता। सुधा को गए 6 दिन बीत गए थे। सुधा कल सुबह आने वाली थी। उसकी मम्मी अब ठीक थी। सुमित इसे अपना आखिरी मौका समझकर मेरे घर आया। उसने घर की घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो सुमित ने कहा, एक तकलीफ देनी है आपको। जी कहिए। प्लीज एक कप कॉफी बना देंगी? पता नहीं सुधा ने कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, आप चलिए मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफी पीने की आदत है ना, अपनी भी ले आइए, साथ ही पी लेंगे। कहकर सुमित अपने घर चला गया। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे, पर मैंने सोचा शायद ऐसा मेरा ही वहम हो। 10 मिनट बाद मैं ट्रे में एक कप कॉफी ले आई। उसने मुझे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर आई, सुमित ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूछा, आप अपने लिए नहीं लाई? ट्रे टेबल पर रखकर मैं जैसी ही सीधी हुई, सुमित ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना, कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक मेरी बगल में दबे बैग को देखते हुए बोला, इसमें क्या है? मैंने एक व्यंग भरी मुस्कान उस पर डाली। बैग की चैन खोलकर एक स्प्रे निकाला। बोली, यह खास स्प्रे है, क्या आप देखेंगे कि ये कैसा काम करता है? सुमित ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा। वह और निकट खिसका तो मैंने उसकी आंखों पे स्प्रे कर दिया। सुमित छटपटाता हुआ जल्दी से बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हो गया। आंखें बुरी तरह जल रही थी उसकी। वह मुझे गालियां दे रहा था। आंखों की जलन कम हुई तो जल्दी से गीले कपड़े मशीन में डाले, कपड़े बदले। तनु राहुल आए तो सुमित की लाल आंखें देखकर परेशान हो उठे। बस आई इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कहकर सुमित जल्दी सोने चला गया। सुबह सुधा खुद ही टैक्सी लेकर आ गई थी। आकर सबसे बातें करती रही। फिर दिल्ली से लाई मिठाई मुझको देने आई। फिर लौटकर बोली, कितनी तेज बारिश हो रही है, देखो पहले रिनी को स्कूल छोड़ेगी, फिर ऑफिस जाएगी। बेचारी अकेली औरत, कितनी परेशानियां होती हैं इनकी लाइफ में। कोई बेचारी नहीं होती हैं अकेली औरत, सुमित ने कहा। तो सुधा कुछ समझ तो नहीं पाई, बस उसका मुंह देखती रह गई जो अभी तक लाल था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।